नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारी 333 दिन से लगातार प्रदर्शन और दूसरी तरफ बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो भी चल रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो अभी साइलेंट यानी कि कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर ही। यहाँ पर शाह साहब का तीसरा दौरा भी होकर चले गए शाह साहब यहाँ से, लेकिन किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बोले नहीं। पीएचई ने प्रदर्शन किया था, बहुत से बड़े बड़े मंत्रियों के पुतले भी जलाए, हार भी चढ़ाए, लेकिन बाद में जब बात करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हमें डिवीज़न कमिश्नर जम्मू से जो है कहना कि 1 हफ्ते का जो है वो वक्त मांगा गया है। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट और भी बहुत से डिपार्टमेंट, इसमें पीडीडी भी आता है, क्योंकि पीडीडी के 12,000 एम्प्लॉयज़ कहे गए थे, पक्का करने की बात की गई थी। एक ट्वीट कर दिया गया, पक्का किसी को किया नहीं। चलिए पहले इरिगेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनसे बात करते हैं। यहाँ आ जाए, यहाँ चलिए पहले इनसे पूछता हूँ मैं। 333 दिन, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लंबा समय हो चुका है ये? सर, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो बार बार हमारे डेली वेजरों के पास आते हैं और हमारी सुध लेकर गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ जो वो बुलंद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज तक हमारी आवाज़ जो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। चलो, जैसे आपने बोला है कि जैसे बाबा बर्फानी का जो हमारा जो इधर का जो मेला है वो लगा हुआ है, लेकिन हम उनके लिए भी जो भोलेनाथ है, हम उनके आगे भी यही गुहार लगा रहे हैं। ये बोले बाबा, इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं है, अभी आप ही हमारे माई बाप है, आपने सब कुछ करना है। लेकिन जो आपने हमें बोला कि 333 दिन, ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। लेकिन मैं तो आज ये भी आपको जो बताना चाहता हूँ, हमारे जो साथी हैं 30 साल हो गए लगे हुए। राम ने वनवास काटा था, 14 साल काट कर वो अयोध्या में आए थे। पांडवों ने वनवास काटा था, वो भी 14-15 साल काट कर आए थे। लेकिन हमारा वनवास जो है कल युग में ये तो काफी लंबा हो गया है। लेकिन मैं एलजी साहब से आगे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब, हमारा भोलेनाथ का जो मेला चल रहा है, जम्मू कश्मीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, लेकिन हमारे इधर कभी वैष्णो माता का मेला चलता है, कभी किसी का। लेकिन फिर भी आप हमारी तरफ भी ये ध्यान दीजिए कि हम अपने इरिगेशन में बैठकर बिल्कुल पीसफुल जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। आपने एक चीज बोली, आपने बोला वनवास, 30 साल का वनवास। बिल्कुल सर। अभी भारतीय जनता पार्टी है, ये बोलते हैं पूरे देश में राम राज्य है, और राम राज्य में 30 साल का वनवास, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो सर, राम राज्य तो हमारे लिए तो ये राम राज्य है, राम नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो ये रावण राज्य ही है ना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे, उन्होंने बोला था ललका रैली में, हमें 10,000 डेली आते, अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी 10,000 डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। वो कहकर चले गए, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन जुगल किशोर ने भी हमें बोला था कि यही है कि जितना भी डेली वेजर है वो आते ही, हमारे जो 10,000 डेली वेजर है सर, आते ही इनका पहले मसला हल करना है। लेकिन इन्होंने हमें बिल्कुल बैक फुट पर रखा, फ्रंट फुट को, डेली वेजर को फ्रंट फुट पर आने का इन्होंने मौका ही नहीं दिया। कि इनको ये भी पता है कि 311 में क्या मिलता है। हमें आज 333 दिन हो गए, 11 रुपए इन्होंने बढ़ाए, लेकिन 11 रुपए में जिस दिन हमारे 11 रुपए बढ़े, उसी दिन गैस सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा दिया। तो हमने क्या करना था? 11 रुपए की माचिस की डिब्बी नहीं आती तो खाना कहाँ से? हमने 11 रुपए से क्या हो सकता है सर? 11, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक माचिस की डिब्बी नहीं आती है, लेकिन इन्होंने 11 रुपए हमारे बढ़ाए, इतना एहसान कर दिया। देखो, डेली वेजरों के लिए हमने 11 रुपए बढ़ाए। लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब के आगे भी ये बार बार हम कह रहे हैं कि हमारा डेली वेजर की तरफ भी हमारा जो है वो ध्यान दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको भी स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? और एक चीज ये कर दिया, और दूसरी चीज, जैसे एक बच्चा जो है 10+2 करता है। देखो सर, आप भी ये बात समझते हो, जब बच्चा 10+2 करता है उसको फर्स्ट ईयर की एडमिशन मिलती थी। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपके, आपने एजुकेशन की बात ही, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यहाँ पर तरक्की है, और यहाँ पर इतनी तरक्की हो चुकी है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। क्या राइट टू एजुकेशन, जिस हिसाब से 12वीं बच्चा पास करता है उसको एंट्रेंस देना पड़ता है, 1500 की वो फीस है। अभी तो शायद इस बार कैंसिल हो, अगली बार वो देनी पड़ेगी। क्या वो फीस सरकार देगी? सर, जैसे आपने मुझे बोला है, जो क्वेश्चन किया है, लेकिन सरकार का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो गरीबों के जेब से जो पैसे जाएंगे ना वो हमें पता है। लेकिन आप ये देखो ना कि एंट्रेंस के पेपर पहले कब
कब किए जाते? जब किसी ने कोई इंजीनियर की ट्रेनिंग वो देना था, जहाँ कोई मेडिकल की शीट निकालनी है, भाई चलो भाई गवर्नमेंट की शीट निकल जाए। लेकिन गरीब बंदा यही करता है, 10+2 करके अपने बच्चों को घर में बिठा देगा, क्योंकि 6-7 हजार हम कहाँ से लाएंगे जो पंजाब में आ रहा है। अगर 12वीं पास कर ली बच्चे ने तो वो नौकरी मांगेगा, पहले एंट्रेंस दे फिर आगे जाएगा। बिल्कुल। और अगर गरीब का बच्चा, इन्होंने पहले बोला था बहनों और भाइयों मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, गरीबी नहीं खत्म करनी है, गरीबों को खत्म करना है इन्होंने। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा 12वीं के आगे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि गरीब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, वो वहां का वहां ही रह जाएगा। शशि जी आप आगे आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। शशि जी से बात करूंगा। अब बात गौर से सुनिएगा, बात होगी क्या। शशि जी, उपराज्यपाल साहब कहते हैं कि राशन जो है वो बढ़ा दिया हमने, अब राशन जो है हर परिवार को ज़्यादा मिलेगा। जो 13 रुपये किलो आटा मिल रहा था वो 25 रुपये हो गया है। क्या आपके एम्प्लॉयज़ की बढ़ोतरी, सैलरी में बढ़ोतरी की गई है जो 25 रुपये किलो आटा लेंगे? सर देखिए, पहले तो मैं गुलशन जी आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप इरिगेशन कम्प्लेक्स में हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आते हो। मैं दोनों हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि आप हमारी जो आवाज़ को बुलंद करते हो ना, इससे हमें सहानुभूति मिलती है। बाकी जो विधायक थे, इन्होंने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। आपने बात कही राशन की, ये जो 10 kg राशन बढ़ा रहे हैं, देखिए ये 25 रुपये किलो के हिसाब से मुझे लगता है अनाज का भंडार जो भरा हुआ पड़ा है कहीं। तब एलजी साहब ने कहा है कि हम जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए बोलेंगे, इनको हम 10 किलो अनाज 25 रुपये किलो हिसाब से देंगे। जो हमने 25 रुपये किलो हिसाब से इनसे लेना है, तो सर हम बाहर से क्यों नहीं लेंगे? जो अनाज देंगे वो इनका लग नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बचा बचा के रखा हुआ है। तो हम क्यों नहीं बाहर से लेंगे? हम इनका एहसान क्यों ले? ये हमारे ऊपर अगर एहसान करना है ना उन्होंने, तो हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी देंगे। जो हमारी पेंडिंग बेसिस पड़ी है वो दें हमें। ये क्या कह रहे हैं? हर मुद्दे पर एलजी साहब बात कर रहे हैं, राशन बढ़ाया जाएगा, यात्रा अच्छी चल रही है, लोगों को वेतन दिया जा रहा है, बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं। अब राइट टू एजुकेशन की बात की, उपराज्यपाल साहब बोलते हैं। एक डेली वेजर के ऊपर जो है वो उपराज्यपाल साहब बोलते नहीं है। क्या लग रहा है आपको, बोलना चाहते हैं कि बोलने दिया नहीं जा रहा? सर मुझे तो लगता है उनको बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है अगर वो राशन पर बोल सकते हैं, हर चीज के ऊपर बोल सकते हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बार कहा कि देखिए सर, अगर सेंटर से इनको सिग्नल मिले और ये इनकार करें, ये नामुमकिन बात है। इन्होंने इस चीज को दबा के रखा हुआ है कि हाँ कोई बात नहीं, ये मरते रहें, जो कुछ होना है इनके सिग्नल साथ। दिए ना, अभी सिग्नल मिला है, सिग्नल मिला प्रीपेड मीटरिंग का। आप कहीं ना कहीं जो पंखे की हवा लेते हैं ना घर में जाके, अब आपके मीटर भी प्रीपेड है, वो सिग्नल दिया है, ग्रीन सिग्नल। पोस्टपेड नहीं होगा, प्रीपेड होगा। जो आपको 300-400 बिल आ रहा था, 500 लगा लीजिए महीने का बिल आता, वो 15,000 20,000 इतना बिल आ सकता है। वो सिग्नल है, लेने का सिग्नल है, लेकिन जब देने की बारी है वो सिग्नल नहीं है। सर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नया जब जियो फोन आया था, जियो की सिमें आई थी, तो लोगों ने बड़े चाव के साथ 2-2 साल 3-3 साल भाई फ्री नेट मिल रहा है। अब वही नेट अब ऐसी आदत हो गई है लोगों को, वो फोन के बगैर नहीं रह सकते। अब जैसे आपने प्रीपेड और ये मीटर की बात कही, देखिए जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाली बिजली बाहर जा सकती है। दिल्ली में जाके केजरीवाल कहते हैं हम फ्री यूनिट दें, हम नहीं कहते हमें फ्री दो भैया। अरे 3-3 बार तो आप लोग मीटर लगवा रहे हो, एक बार लगवाया फिर दूसरी बार लगवाया। ये आपके क्या टेंडर होते रहेंगे? ये लोगों के ऊपर ही ये मंथन होता रहेगा कि जम्मू के लोगों को ही दबाया जाए? क्यों ऐसा क्यों? हर बात जो है वो ये जम्मू के ऊपर ही लागू होगी क्या? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले देखिए पुंछ में एक बेरा पीडीडी डिपार्टमेंट का डेली वेजर था, किसी ने ये नहीं बोला। इतने जम्मू के दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सरमायादार लोग भी हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी भी बैठे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत अफसोस हो गया। किसी का मुंह नहीं खुला, किसी का मुंह किसी गरीब आदमी की हाँ, करने के लिए। ये मर गया है बेचारा। तो हम सर इनके ऊपर क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इंसानियत खत्म हो चुकी है ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है इंसानियत खत्म हो चुकी है।
और ये जो जम्मू के नाम के ऊपर ये बड़ा बताते हैं कि हम सेंटर में, भाई जम्मू के जो डोगरे हैं, मुझे लगता है ये खाली डोगरों को नाम ही लेते हैं मगर उनका काम नहीं करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, साल के करीब हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, क्या जम्मू में कोई ऐसे दिग्गज नेता नहीं है कि ये पता करने आते भाई ये जो 61,000 डेली भेज रहा है, चलो यार ये हमारे जम्मू के ही भाई हैं। मैं आपको रोकूंगा। 370 के लिए कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि बहुत अच्छी बात हुई, 370 टूट गई, अन्यथा कांग्रेस को तोड़नी चाहिए। ये करने के लिए, पॉलिटिकल बयान देने के लिए जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं। जब बात की जाए 61,000 एम्प्लॉयज की, तब उनका मुंह नहीं खोलता। वही तो मैंने कहा, बाद में आ जाते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए, भाई ये हमने तोड़, भाई तोड़ो, हमने थोड़े बोला नहीं तोड़ो, मगर ये जो 61,000 डेली वेजर बैठा है, इनके बीच भी तो आओ, पूछो जरा इनकी हालत क्या है, क्या हो रहा है, इनके परिवारों के साथ क्या हो रहा है, इनके परिवारों का क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। जैसे मेरे भाई प्रदीप ने कहा, एजुकेशन के बारे में कहा, बड़े लोग गरीब है। देखो ये जो अमीर लोग हैं ना सर, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये जो मंत्री संतरी वगैरह है ना, बड़े बड़े आला अधिकारी, इनके बच्चे फॉरनों में पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को पढ़ने के लिए, अब उसका प्रावधान है कि खत्म कर दिया? क्योंकि आप तो एम्प्लॉयज हैं, आपके बच्चों को तो मिलेगी नहीं। हमारे बच्चों को कहाँ मिलेगी? हम अब हाँ ये प्रावधान है कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके बच्चों को 54, एक बच्चे को 27,000 मिलेगा पढ़ाई कर। ऑलरेडी 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, उसके बच्चों को मगर जो डेली वेजर है उसको ये जहर की पुड़िया दे रहे हैं। भाई धीरे 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 उसका असर होता जाए और ये खत्म होते जाए। जो भी आता है वही कहता है कब होनी है स्ट्राइक खत्म, भैया हमारी आवाज को पहुंचाओ और हमारा मसला हल करो, हम आज दरी उठाएंगे। मगर ये झूठे वादे मत करो ना कि भाई हाँ हम ही करेंगे, मगर करेंगे कब? पूरी जवानी दे दिया, जो उम्र का जो अपने जोर का टाइम था ना वो हमने डिपार्टमेंटों को दे दिया। ये देखिए गारू राम जी बैठे हैं, 30 साल दे दिए डिपार्टमेंट को, अब बचा क्या है? अब क्या बचा है? अब घर जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे क्या भाई इतने साल काम किया क्या? कुछ नहीं सर, ये खाली ऐसे अपने ही चक्करों में पड़े हुए हैं, अपनी कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। भाई हमारी कुर्सी ना छिन जाए। अगर ये जम्मू के जितने विधायक थे, अगर ये सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री के आगे जाके गुहार लगाएं और बैठ जाएं कि भाई बड़ी मुश्किलात हो रही है, हमारा मसला एक ही रात में। एक चीज और पूछूंगा, आपने बोला माननीय प्रधानमंत्री के पास ये गुहार चली जाए। 90 दिन तक एक ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शन करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं लूंगा, जब एलजी से मिलती है, एलजी साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं आप प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि आपकी आवाज जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उनको पता चल पा रही, या पता चलने के बाद भी उसको अनदेखा किया जा रहा है? पता चलने के बाद अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए यहाँ पर माननीय अमित शाह जी आए, जब उन्होंने बोला भारत माता की जय, तो बोलते हैं कि जम्मू वालों को क्या हो गया? उनको संकेत मिल गया कि ये चुप गुम हो गए हैं, ये लोग नाराज हैं। अब मंथन तो इनको करना चाहिए कि नाराज क्यों हैं, इन्हीं को तो बताना चाहिए भाई ये जम्मू के लोगों का मसले नहीं हल हो रहे हैं, तभी तो ये इन्होंने नारा नहीं लगाया भारत माता की जय। आप लोग खाली अपनी तरफ से बोलते रहोगे तो इन लोगों का काम नहीं होगा। भारत माता की जय कहना हमारा हक है, अधिकार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी, हम ऐसे भी बोलते हैं, वो तो हमारा फर्ज है। लेकिन वहां उस मंच पर कहीं ना कहीं लोग चुप रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब वहां लोग क्यों चुप रहे? गुस्सा है, नाराजगी है, हमें भी बड़ी नाराजगी है। हम भी भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। देखिए आपने मेरे भाई से कहा कि अमरनाथ यात्रा, ये बहुत बड़ी यात्रा होती है। G20 का सम्मेलन चला, हमने कोई रैली निकाली? अभी ये जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, हम इसके बारे में हमने कहा कि हम प्रदर्शन करने जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशान करेंगे, दिक्कत होगी। ये उनको दिक्कत नहीं होगी, ये हमें भी दिक्कत होगी। क्यों? हम क्यों करेंगे? कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम रोज नारे लगाते हैं भारत माता की जय, मगर सुनवाई नहीं है सर। अब देख लीजिए, भारत माता की जय कहने के बाद भी सुनवाई नहीं है, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो इस कॉम्प्लेक्स में सभी लोग बैठे हुए हैं, लगातार 333 दिन बहुत लंबा समय होता है जनाब। अब 333 दिन की बात की जाए तो एक बच्चा दूसरी क्लास में चला जाता है पास होकर,
लेकिन यहाँ की जो सरकार है, ऐसा लग रहा है कि सुन के भी अनसुना कर रही है, देख के भी अनदेखा कर रही है। और ये एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग नहीं रहा कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। 25 रुपये किलो आटा कर दिया जाता है, आटा बढ़ोतरी कर दी जाती है, आपको राशन ज़्यादा मिलेगा। डाटा और आटा, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डाटा सस्ता होगा तो आटा महंगा होगा, अगर आटा महंगा होगा तो डाटा सस्ता होगा। ये दो चीज़ें हैं, ये आप सोचिएगा ज़रूर। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आटा महंगा हो चुका है, डाटा सस्ता हो चुका है, लेकिन उस आटे को खरीदने के लिए जाएगा कौन? ये लोग। क्या जितनी सैलरी इनको मिल रही है इतनी सैलरी में आटा ले पाएंगे? जनाब, जो पहली आटा 13 रुपये किलो मिला करता था उसको 25 कर दिया है आपने। क्या आपने किसी से सलाह मशवरा किया, आम जनता से बात की, आम जनता से जानने की कोशिश की कि हम ये करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई चुनिंदा सरकार है नहीं, उपराज्यपाल साहब जो कहते हैं वही हो जाता है और वही कानून बन के पारित हो जाता है। चलिए पहले इनसे पूछ लेता हूँ मैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप आइए आप आ जाइए यहाँ पर, आप आइए यहाँ पर। मैं एक व्यक्ति से और बात करूँगा क्योंकि जाते जाते ये ज़रूरी है। सर, यहाँ पर जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, मैंने आटे की बात की है, आटे के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जितनी सैलरी है उतने में से अगर आटा ही लेने जाएंगे अपनी फैमिली के लिए तो पीछे बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे? सही बात है गुलशन जी आपकी। इस वक्त कुल मिला के स्थिति डेली वेजर के लिए जो है बड़ी दयनीय है। सही कहा आपने, इसमें ना तो आप आटे की बात बोल रहे हैं, डाटा जो रिचार्ज करवाना होता है डेली वेजर ने अपने फ़ोन के लिए, वो भी मेरे ख्याल में वो नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इस वक्त वो भी महंगा हो गया है। आटा तो महंगा हो गया, डाटा भी महंगा है, तो हर तरह से जो है परेशानी डेली वेजर के लिए खड़ी हो रही है दिन ब दिन। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ नहीं आ रही सरकार क्यों नहीं इस मसले को हल करने के लिए कदम बढ़ा रही। जैसे आप मेरे भाइयों से आपने पूछा है, मैं इस पर ये कहूँगा, क्या पहले सरकारें नहीं थी? क्या पहले डेली वेजर नहीं लगते थे? क्या वो रेगुलाइज नहीं होते थे? क्या पहले गवर्नर्स नहीं आते थे? पहले टाइम इतने अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे, उनके लिए किसी के लिए उनको के दिल में दर्द होता था। एक सिगरेट की डिब्बी के ऊपर भी वो ऑर्डर दे देते थे, जाओ भाई आपकी मैंने जॉब लगा दी। तो क्या आज के डेट में ये ऐसा नहीं हो सकता है? जज्बा चाहिए किसी के लिए कुछ करने का। पहले डीओ लेटर चलते थे, डीओ लेटर चलते थे और काम करते थे डीओ लेटर। पहली वही ना, पहली हम ये समझ सकते हैं कि सहानुभूति थी किसी के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब सहानुभूति नहीं, अब ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी देखे, ये जो एलजी का ये चेयर होती है, ये हम इनको माननीय क्यों कहते हैं, इनको महामहिम क्यों कहते हैं? ये राजा होते हैं, मतलब स्टेट के। तो राजा का एक दायित्व होता था प्रजा के लिए, वो अपने परिवार से ज़्यादा वो जनता से प्यार करते हैं राजा। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि बच्चे कब से रोए जा रहे हैं, तो जो महामहिम है वो उनको तो कोई लेना देना नहीं है। महामहिम की, अब मुझे भी महामहिम के बारे में कुछ बात करनी है। यहाँ पर शाह साहब आते हैं, रैली भारतीय जनता पार्टी की थी, उसको आनंद फानंद में सरकारी फंक्शन घोषित कर दिया गया। अब महामहिम क्या उस रैली में जा सकते थे? क्या वो वहाँ पर जा सकते थे? देखिए, ये पॉलिटिकल नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। जी, महामहिम है, उनकी एक संवैधानिक पोस्ट है, वो अपनी पोस्ट पर बैठ सकते थे, लेकिन उस रैली में जा सकते थे? देखिए, रैली में जाने का उनको तब ही मेरे ख्याल में कहीं भी वो तब जा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इस वक्त हम कितने दिन से एजिटेशन पे हैं। अगर कल को वो यहाँ आते हैं, क्या हम उनकी प्रजा नहीं है? क्या हम उनके उसमें दायरे में नहीं आते? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? लेकिन आएंगे कैसे? जैसे आपने अभी बोला कि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं जी वहाँ क्या हो रहा है। अगर महामहिम होकर वो एक स्टेट के बारे में अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वो उनको समझाने वाले उनको गुमराह करते हैं जहाँ क्या बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे दुश्मन हैं, जो एलजी साहब के आगे हमारी बात को नहीं पहुंचने देते। बहरहाल देख लीजिए, एलजी साहब तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लगभग 333 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करते हुए कहीं ना कहीं आम पब्लिक 333 दिन बहुत लंबा समय है, इतना लंबा समय होना नहीं चाहिए, प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही चीज़ की डिमांड है, भाई हमें पक्का कर दो,
तो करते क्या है? इतना करोड़ रुपए का आपने बजट जम्मू कश्मीर पे लगा दिया, स्मार्ट सिटी बना दी, साइकिल सड़कों पे जो है म्यूनसिपैलिटी ने लगा दी है, कोई चलाता नहीं है इसको, करोड़ रुपया वेस्ट किया गया है। लेकिन जब बात की जाती है एम्प्लॉयज़ की तो आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अब ये बजट कहाँ से निकल के आएगा? इनसे पूछ लेता हूँ। सर, आपको भी लगभग 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है यहाँ पर। मैंने जहाँ 30 साल से ऊपर हो चुके हैं जहाँ अपनी सर्विस देते हुए, लेकिन आज तक निराशा ही मिली है। पॉलिसी ये SRO 64 की आज नहीं चल रही, ये परंपरा चल रही है, लेकिन ना जाने जी इन्होंने क्यों इसको दबा कर रखा हुआ है। हम SRO 64 भारतीय जनता पार्टी और PDP के वक्त में बना हुआ ना ये मेरे हिसाब से PDP की वक्त में नहीं बना हुआ, ये इनसे पहले का बना हुआ है कि NC के टाइम का बना हुआ है। ये जब हमारे यानी कि पुराना चल रहा है, पुराना ये continue परंपरा है। चल रहा है। लेकिन जैसे हमारे साबका जो हमारे गवर्नर थे मलिक साहब, उन्होंने भी ये एक बार उन्होंने पूछा था डेली वेजर क्या होता है और डेली वेजर के मसले में क्या बताया और ये 61,000 डेली वेजर कैसे हुआ। तो उन्होंने वहाँ यही जवाब आया था कि ये SRO 64 के तहत 7 साल के बाद उनको परमानेंट किया जाता है। तो उन्होंने फिर उन्होंने मल्टीप्लाई करके देखा और जो 30 साल में जो आज तक जो 61,000 हुए, उन्होंने यही कहा था कि अगर 5,000 ईयर का होता तो ये आज ये तो लाइबिलिटी इनकी हमारी ये क्रेडिट होनी ही नहीं थी। लेकिन उन्हें ना जाने इनको कहाँ से कहाँ ये खोए हुए हैं। LG साहब को भी पता है। हम हर आज चौराहे पर जहाँ देखो तो डेली वेजर स्ट्राइक पे है। मसला एक ही है, हर डेली वेजर का हर एक का मसला यही है कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हम कोई कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। प्रोजेक्ट दिल्ली से हर प्रकार का प्रोजेक्ट आ रहा है, स्मार्ट सिटी के लिए आ रहा है, देखो रोड के लिए आ रहा है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो महा सेंटर से कोई फेल नहीं होता। लेकिन डेली वेजर के लिए ना जाने जो 25 के 25 विधायक भी कहाँ हैं, जो 2 MP भेजे हुए हैं, जो मिनिस्टर आप मोदी के साथ बैठे हुए 9 साल हो चुके हैं। उन्होंने मोदी साहब ने जहाँ जहाँ रैली हुई थी तब भी तो उन्होंने कहा था 9 साल बेमिसाल आम आवाम का बुरा हाल। हम कहेंगे 9 साल हम पे डेली वेजर पे अत्याचार हुआ। इससे ऊपर और हम कुछ नहीं बोल सकते कि हम पे इतना अत्याचार हुआ है कि हम और इससे क्या होगा। क्योंकि जब हमने इनको लाया था तो MM स्टेडियम में जब रैली हुई थी तो इन्होंने ही कहा था कि हम पहला मसला JNK में डेली वेजर 61,000 का है। लेकिन फिर वो 9 साल में इनको याद नहीं आया। आप ये दोबारा देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो उन सपनों को नहीं होगा। देखिए, तजुर्बा ही होता है। इन्होंने बातों बातों में एक बात कह दी। राज्यपाल जब कहीं ना कहीं सत्यपाल जी थे, सत्यपाल जी ने कहा था कि अगर 5 साल में अगर डेली वेजर लगभग 5 साल के बाद अगर 5-1 हज़ार पक्के कर दिए जाए तो 61,000 होते ही नहीं। और बड़ी अच्छी बात है किसी भी डिपार्टमेंट के, अब हर एक डिपार्टमेंट का 1-1 हज़ार आदमी अगर हर साल में 5,000 एम्प्लॉयज़ अगर पक्के होते हैं तो आज 61,000 एम्प्लॉयज़ नहीं होता। अगर 61,000 एम्प्लॉयज़ है, देखिए फार्मूला खुद निकालना है आपको, वो हमने फार्मूला आपको नहीं देना है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं इस वक्त, एडवाइज़र्स हैं, इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, लेकिन उनको आइडिया हम नहीं देंगे। आप खुद सोचिए, अगर 61,000 एम्प्लॉयज़ है, अगर आप 5-5 हज़ार भी अगर पक्का करते तो आज ये लोग सड़कों पे नहीं बल्कि अपने काम पे होते और सरकार का काम नहीं रुकता। बहरहाल ये आपने किया नहीं और 333 दिन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है जरूर रखिएगा। नमस्कार।